तो देखो ऊपर आ रहा है 21,800, 58,100 और 47,000, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका फिफ्थ क्वेश्चन सेज कि डिटरमाइन वेदर द ई-वे बिल इज रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द गुड्स सप्लाई टू धनंजय एंटरप्राइजेस। धनंजय एंटरप्राइज को कुछ हमने गुड्स जो है सप्लाई किए होंगे, तो उसमें ई-वे बिल हमें जरूरी है या नहीं है, चलो देखते हैं। पहले तो ये बता दो मेरे को ई-वे बिल जरूरी कब होते हैं। 50,000 से ज्यादा में 50,000 में क्या क्या इंक्लूड होता है, टैक्सेबल खाली, और टैक्सेबल के साथ साथ क्या होना चाहिए, कोई भी टैक्स वगैरह लग रहा है यानी कि जीएसटी वगैरह लग रहा है वो भी। देखो इन द मंथ ऑफ मार्च रोनाल्डो सप्लाई टैक्सेबल गुड्स कितना 40,000 का, एग्जाम तो 10,000 तो लेंगे नहीं लेंगे। ठीक है, हमारा 40,000 तो आ गया। उसके बाद एक एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग गुड्स वर डिलीवर्ड एट द प्रीमिसेस ऑफ धनंजय इन द इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई इशू किया था, उसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी लग रहे हैं 7,000 के, तो इस पे भी लगेगा यानी 40K प्लस 7K लग गया, क्योंकि टैक्सेबल गुड्स पे लग रहा है। और एग्जाम्प्ट गुड्स पे लगेगा जो उसको नहीं लेंगे, तो यानी कि 47,000 प्लस जो हमारा जीएसटी है वो भी लगेगा। ठीक है, देखो सी 47,000 ये आ गया, और जीएसटी हमारा 18% है, वो लग जाएगा। टोटल कितना आ रहा है 55,460। यानी वे बिल इज मैंडेटरी कब, उसमें क्या हो रही है, कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीड कर रही है 50,000 से। उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, सेंट्रल स्टेट ड्यूटी इंडिकेटेड टैक्सेस, लेकिन क्या एक्सक्लूड होता है, एग्जाम सप्लाई और उससे रिलेटेड टैक्सेस वगैरह। तो आपका क्या आ गया, ये बिल जो मैंडेटरी है, क्योंकि जो कंसाइनमेंट वैल्यू है 55,460 है, यानी 50,000 से ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, उससे पहले देखो क्या देखा, सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, उसके बारे में दे रखा है। वैल्यूएशन क्या इंक्लूसिव होता है, आईटीसी बार ऑन डेप्रिसिएशन, बिल्ड टू शिफ्ट टू मॉडल। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ओके डिस्क्रिप्टिव, you are required to compute the amount of minimum net GST payable in the cash by seller orbit। okay, आपको नेट जीएसटी पेबल बताना है, यानी वही आउटपुट सप्लाई इनवर्ट सप्लाई देखेंगे क्या टैक्सेबल है क्या। तो देखो सबसे पहले आपके पास है प्रिंटेड 100 कॉपीज यूजिंग इट्स ओन पेपर कॉस्टिंग 1 लाख का। हमने 100 कॉपीज को प्रिंट किया है अपना पेपर यूज करके 1 लाख का, इंक्लूडिंग इट्स इन टोटल कंसिडरेशन चार्ज। देखो पहले तो फेब्रवरी की है, स्टेला ऑर्बिट अप्लायंसेज है, पुणे महाराष्ट्र का है, सप्लाइंग अ बुके ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रिंटेड 100 कॉपीज यूजिंग इट्स ओन पेपर कॉस्टिंग 1 लाख का, included in total consideration charge of work on work-life balance, authored by a well-known spiritual guru Swami Om Prakash, registered in Nashik, Maharashtra। ठीक है, वो भी महाराष्ट्र का, ये भी महाराष्ट्र का है। Where in the context of the book was provided by Swami Om Prakash। ओके, 2,10,000, इसका क्या करेंगे, थोड़ा सोच के। सप्लाई हो रही है प्रिंटेड बुक्स की, जहाँ पे जो कंटेंट है वो ऑथर ने दिया है, क्या होगा ये, बताओ। ये एक कॉम्पोजिट सप्लाई है, मिक्स्ड नहीं है, कॉम्पोजिट है। क्यों कॉम्पोजिट है, बिकॉज प्रिंसिपल सप्लाई यहाँ पे क्या, सप्लाई ऑफ प्रिंटिंग सर्विस। ठीक है, जीएसटी कितना लगेगा, जो भी प्रिंटिंग सर्विसेज पे लगेगा वो, ठीक है, उसी पे सीजीएसटी लगेगा। प्लेस ऑफ सप्लाई आपका क्या है, नासिक महाराष्ट्र है, तो फिर तो एसजीएसटी सीजीएसटी लगेगा। और क्यों कॉम्पोजिट है, बिकॉज सप्लाई ऑफ प्रिंटेड बुक्स जहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड होता है बाय द ऑथर, वो कॉम्पोजिट सप्लाई ही होती है। उसका प्रिंसिपल सप्लाई क्या होता है, प्रिंटिंग सर्विस। यानी 2,10,000 जो आपका अमाउंट आ रहा है, ठीक है, जिसके अंदर 1 लाख भी इंक्लूडेड है, वो आपका क्या हो जाएगा, कितना परसेंटेज दे रखा है, 99% के हिसाब से हो जाएगा। क्या देखो, इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और 9%, और जो रिस्पेक्टिवली एक्सेस सीजीएसटी एप्लीकेबल है सप्लाई ऑफ पेपर। ओके, और जो पेपर की सप्लाई कर रहे हो आप, ये तो प्रिंटेड बुक्स की वो बात अलग है, ये प्रिंटेड बुक सप्लाई ऑफ पेपर कर रहे हो, कितना आएगा, 2.5 और 5 में। तो अभी क्या लेंगे, अभी तो 9-9-18 लेंगे ना हम, पेपर थोड़ी ना बेच रहे, सप्लाई ऑफ प्रिंटेड बुक्स हो रही है। ठीक है, पेपर्स का कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, चलो देखो, प्रिंटिंग ऑफ बुक्स ऑथर स्वामी ओम प्रकाश नासिक में है। देखो क्या है, व्हेन पब्लिशर सप्लाइज पेपर एंड प्रिंट्स कंटेंट प्रोवाइडेड बाय द ऑथर, द प्रिंसिपल सप्लाई सर्विस ऑफ प्रिंटिंग। कंपोजिट सप्लाई टैक्सेबल कितना हो जाएगा, 18%, 9% वो 9% वो प्लेस ऑफ सप्लाई नासिक महाराष्ट्र इंटरेस्ट रेट हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है, सप्लाइड अ कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स टू नागेश्वर एग्रो एस्टेट situated at पंचगनी महाराष्ट्र।
क्या सप्लाई किया हमने, कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स, यानी इसमें 9% का लगेगा तो, और महाराष्ट्र में किया यानी जीएसटी लगेगा। अब हमने क्या दिया है, इसको गुड्स दिए, क्या होएगा 2 लाख की, बताओ 2 लाख के दिए हैं, तो ये जो है ये आपका क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, तो सप्लाई ऑफ कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स टू नागेश्वर एग्रो एस्टेट। ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ द सप्लाई मेड इन पंचगानी बीइंग द हिल स्टेशन, कुछ लिख रखा है पंचगानी के बारे में, पढ़ लेते हैं। देखो क्या लिख रखा है कि सप्लाई अगर हम कर रहे हैं पंचगानी में, बीइंग अ हिल स्टेशन, जो लोकल लेवी है ग्रीन टैक्स को 10,000 चार्ज होगा बाय द सेलर ऑफ इट अप्लायंस इन द इनवॉइस इशू टू नागेश्वर। यानी कि क्या वो कह रहा है, 2 लाख के अलावा 10,000 और हम चार्ज करेंगे उससे टैक्स की, ग्रीन टैक्स। तो ग्रीन टैक्स क्या इंक्लूडेबल होगा इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई? यस इट विल बी इंक्लूडेबल, क्योंकि टैक्स इज लेविड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एक्सेप्ट सीजीएसटी, जीएसटी, यूटी, जीएसटी, कोई भी कंपनसेशन सेस है जीएसटी का, उसके अलावा। ठीक है, या फिर अगर चार्ज सेपरेटली बाय द सप्लायर इज इंक्लूडेबल इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई, इनके अलावा। तो हम क्या करेंगे, 10,000 को यानी 2 10 को हम वो कर देंगे। देखो पंचगनी एमएच ग्रीन टैक्स भी इंक्लूड कर रहा है, ग्रीन टैक्स 10,000 चार्ज बाय द लोकल बॉडी इज इंक्लूडेबल इन द वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 2 लाख प्लस 10,000, 2 लाख 10,000 हो जाएगी। इंटरेस्ट रेट सप्लाई महाराष्ट्र 18%, तो 19% हम इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, सीजीएसटी एसजीएसटी में। ओके, ये क्या हो जाएगा हमारा, इंटरेस्ट रेट हो जाएगा। नेक्स्ट, सप्लाइड एसीज टू ब्रिज एंड कंपनी रजिस्टर्ड इन मुंबई महाराष्ट्र, कितने का, 6 लाख का, 6 लाख का हमने वो दिया है, मुंबई महाराष्ट्र में दिया है, और ये भी पुणे महाराष्ट्र का ही है। ठीक है, तो देखो 6 लाख का हमारा इंटर हो जाएगा, कुछ दे तो नहीं रखा, इंट्रा सॉरी, the AC देखो, the AC supplied to Bridge and Company were installed at Tamil Nadu office of the Bridge and Company as per the agreement। वो था तो मुंबई की कंपनी, रजिस्टर्ड उधर थी, लेकिन इंस्टॉल कहाँ हो रहा है एसी, तमिलनाडु के ऑफिस में। और हमें पता है क्या कि एसी वगैरह ये जो मतलब कोई भी मशीन होती है जहाँ इंस्टॉल करी जाती है वो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई होता है, तो यानी कि यहाँ पे वो हमारा क्या हो जाएगा, इंटर हो जाएगा, इंटर। ठीक है, तमिलनाडु का माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई, तो 6 लाख हमारे इंटर में करेंगे हम। देखो इंस्टॉल्ड इन तमिलनाडु, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इंस्टॉल्ड असेंबल्ड द साइट ऑफ इंस्टॉलेशन तमिलनाडु, लोकेशन ऑफ सप्लाई का जगह पुणे, हेंस इंटरस्टेट हो जाएगी लायबल इन द आईजीएसटी 18% ऑन 6 लाख का 108,000। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, प्रोवाइडेड केटरिंग सर्विसेज टू ब्राइट कोचिंग क्लासेस, कोचिंग क्लासेस को केटरिंग सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है, इंदौर एमपी, अब प्राइवेट कॉमर्शियल प्राइवेट है कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनर्स 240 का क्या करेंगे, इंदौर एमपी में दे रहे एक तो, यानी कि इंटर होगा। ठीक है, 240 का दे रहे, 18% लगेगा। कुछ और दे रखा है इसके बारे में, एक तो एग्जाम्प्ट नहीं होगा, क्यों एग्जाम्प्ट खाली किसके लिए, जो सेकेंडरी एजुकेशन लेते हैं। ठीक है, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वो जो खाली एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विसेज बाय वे ऑफ प्री स्कूल एजुकेशन या हायर सर्टिफिकेट। प्राइवेट वाले हो स्कूल या कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह हो, उनको हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इस जीएसटी पर्पस के लिए नहीं लेते। ठीक है, तो हम इसको नहीं लेंगे। तो हमारा और कुछ है क्या लीगल, दैट्स इट। तो ये हमारा पूरा एज इट इज आ जाएगा। इंटरस्टेट में केटरिंग टू प्राइवेट हमारा टैक्सेबल होगा। देखो कमर्शियल कोचिंग इंस्टीट्यूट इज नॉट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, हेंस केटरिंग फुली टैक्सेबल होगी, इंटरस्टेट सप्लाई होगी 18%। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, supplied goods in territorial water to Coil Traders Limited registered in Goa, such place in territorial water जो वो 7 nautical miles तक था। ठीक है, ओके, 7 nautical miles तक था to the basin of the coastal state of Gujarat and 5 nautical miles था वो महाराष्ट्र के पास। किसके है, महाराष्ट्र के हैं। तो महाराष्ट्र के अगर पास तो हम क्या लेंगे, सीजीएसटी एसजीएसटी लेंगे। अगर क्या ये गुजरात के पास होता तो हम आईजीएसटी ले रहे होते। ठीक है, यहाँ पे तो सेम स्टेट हो गई, क्योंकि पास जिसके होगा उसी को लेते हैं हम प्लेस ऑफ सप्लाई। तो 4,50,000 का क्या हो जाएगा, सीजीएसटी में हम 99% दे देंगे।
तो आपका देखो सप्लाई ऑफ गुड्स इन टेरिटोरियल 7 नॉटिकल माइल्स इन गुजरात, 5 नॉटिकल माइल्स इन महाराष्ट्र, सेक्शन 9 प्लेस ऑफ सप्लाई इन द टेरिटोरियल वाटर इज डीम्ड टू बी इन द कोस्टल स्टेट, जहाँ पे भी नियरेस्ट बेस लाइन होती है। तो नियरेस्ट बेस लाइन कौन सी है यहाँ पे? महाराष्ट्र की है। तो आप CGST में 9% दे देना। ठीक है, where the supply is in territorial water, place of supply is deemed to be in the coastal state where the nearest point of the apportionment baseline is located. Okay, now next क्या है? Provided catering, okay, provided services of transportation of passengers by AC omnibus through ECO दे रहे हैं। ECO हमने क्या क्या सर्विसेज दिए? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स की। AC omnibus है, क्या होएगा? ECO के थ्रू दे रहे हैं। नोटिफाइड सर्विस है सेक्शन 95 की, कंपनी दे रही है। कंपनी दे रही है, कंपनी दे रही है ECO के थ्रू। बताओ ECO पे करेगा या कंपनी पे करेगी GST? Tax on transportation of passenger services by an omnibus provided through ECO is a notified service under section 95, but here the service are provided by a company, so tax is payable by the company and not by the ECO. Okay, तो इसलिए जो 58,000 58,000 ये कहाँ पे टैक्सेबल होगा? कंपनी करे। ये कहाँ पर देखने, कहाँ पे दिया? हमें कुछ मेंशन नहीं है, तो वी विल टेक इट इंट्रा। तो देखो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन ओमनिबस वाया इको, ठीक है। तो ECO में द वेयर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट बाय ओमनिबस इज सप्लाइड बाय कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट, टैक्स इज पेबल बाय द सप्लायर कंपनी अंडर फॉरवर्ड चार्ज नॉट बाय ECO। तो इंटरेस्ट रेट लग जाएगा 18%, 9% का लगेगा। तो देखो आ गया। नाउ नेक्स्ट, purchase goods to be used for activities related to its obligations under CSR। CSR के लिए goods खरीदे, ITC अवेलेबल होता नहीं होता। ITC on the goods purchased to be used for the activities related to its obligation under CSR is blocked। उसका ITC हमें नहीं मिलता। In course of finalizing the book of accounts for the month, the accountant of Stella Orbit Appliance प्राइवेट लिमिटेड came across an unrecorded invoice 2 जनवरी का unrecorded invoice पे 5,20,000 जिसमें टैक्स एक्सक्लूड था। द invoice has been raised by परमवीर, एक एडवोकेट है जो प्रैक्टिस कर रहे हैं पटना में, टुवर्ड्स द लीगल सर्विसेज सप्लाइड बाय हिम। However, no payment has been made against the invoice, और हमने पेमेंट भी नहीं करी है। लीगल सर्विसेज ITC मिलेगा इस पे? हमें ली थी लीगल सर्विस, ली थी हमने, क्या इस पे ITC मिलेगा या नहीं? बताओ। कंपनी ने लिया है, किससे लिया है? एक इंडिविजुअल एडवोकेट से लिया है। क्या होएगा इसमें? ITC मिलेगा? नहीं मिलेगा। मिलेगा? नहीं मिलेगा। रिवर्स चार्ज में इसको देना पड़ेगा। बताओ, रिवर्स चार्ज में देना पड़ेगा। सप्लाई ऑफ सच सर्विस क्या है? सप्लाई ऑफ सर्विस क्या मानते हैं इसमें? कब पता चला हमें? फाइनलाइज करते वक्त अकाउंट फॉर द मंथ, ठीक है। लीगल सर्विसेज रिसीव फ्रॉम परमवीर वर यूज्ड एक्सक्लूसिवली इन रिलेशन टू एग्जाम सप्लाईज। एग्जाम सप्लाईज के लिए था। लो, एग्जाम सप्लाईज के लिए था। एग्जाम होती है कोई चीज तो उसके लिए ITC मिलती है? वैसे भी नहीं मिलती। रिवर्स चार्ज होगा? बताओ मुझे। पेमेंट अभी तक नहीं हुई है। बताओ, पेमेंट ही नहीं हुई है अभी तक। देखो बेटा, हमें कैसे पता? देखो इतने ITC तो हमें नहीं मिलेगा, ये कैसे पता चला? क्योंकि एग्जाम सप्लाई। अब बात करते हैं RCM की। RCM में हमें ये पता लगाओ कि ये जो है इसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या है। अगर टाइम ऑफ सप्लाई जनवरी में पड़ा तो हम ले लेंगे RCM, लेकिन अगर नहीं पड़ा, फॉल आउट ऑफ द जनवरी, तो फिर हम नहीं लेंगे। जनवरी है ना, कौन सा मंथ है? फरवरी, सॉरी नॉट जनवरी, फरवरी, ठीक है। ओके, इसने क्या बोला? इनवॉइस कब की थी? 2 जनवरी की थी। इनवॉइस कब की थी? 2 जनवरी की। इसने पेमेंट किया। हम कैसे लेते हैं टाइम ऑफ सप्लाई? बताओ, इसके लिए सर्विस के लिए कैसे होगा? कैसे डिटरमाइन करते हैं टाइम ऑफ सप्लाई? अर्लियर ऑफ व्हाट? अर्लियर ऑफ डेट ऑफ पेमेंट। सर्विस में तो डेट ऑफ पेमेंट लेते हैं एंड 60 days फ्रॉम इशू ऑफ इनवॉइस।
यही लेते हैं इसका अर्लियर। तो डेट ऑफ पेमेंट हुई है, अभी तक पेमेंट ही नहीं हुई है अभी तक। तो 60 days फ्रॉम इशू ऑफ इनवॉइस क्या हो जाएगा? इशू इनवॉइस कब इशू होता है? 2 जनवरी को। यस, 2 जनवरी को हुआ था। तो हम क्या मानेंगे? जनवरी, फरवरी, मार्च। मार्च में आएगा ऑब्वियसली, 60 days है तो मार्च में ही आएगा कि नहीं? मुझे बताओ, क्योंकि फरवरी के तो 28 days होते हैं वैसे भी। तो ये आपका 4 मार्च आ रहा है, 4 मार्च आ रहा है वैसे भी 60 days करके। ठीक है, 4 मार्च आ रहा है। तो 4 मार्च आ रहा है वो ऑब्वियसली फरवरी में नहीं है। अगर फरवरी में नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे आरसीएम नहीं लगेगा। फिर इस पे आरसीएम नहीं लगेगा, ना ही आरसीएम लगेगा, ना ही आईटीसी लगेगा। आईटीसी इस पे भी नहीं मिलेगा। ठीक है बेटा। नाउ हमने टोटल, और हमें कुछ बैलेंस दे रखा था कि आईटीसी वगैरह का, ग्रीन टैक्स दे दिया, ये थी लीगल सर्विसेज, ऑल द कंडीशंस। हमें आईटीसी भी दे रखा, यानी आईटीसी है ही नहीं इस बारी हमारे पास, ना ही बैलेंस है और ना ही इस बारी कुछ बना। तो देखो क्या होएगा। हमने टोटल आउटपुट जीएसटी निकाला अंडर फॉरवर्ड चार्ज, हमने टोटल कर दिया। नाउ सीएसआर ऑब्लिगेशन में देखो क्या हुआ। आईटीसी इज ब्लॉक्ड ऑन गुड्स सर्विस यूज्ड फॉर सीएसआर ऑब्लिगेशन अंडर सेक्शन 135 कंपनीज। क्या होता है? ब्लॉक। लीगल सर्विस फॉर एडवोकेट क्या हुआ यहाँ पे? एक्सक्लूसिवली फॉर एग्जाम्प्ट सप्लाईज। आईटीसी क्या होता है? ब्लॉक, एग्जाम्प्ट यूज के लिए नील होता है, बार्ड होता है। रिवर्स चार्ज लायबिलिटी फॉर लीगल सर्विसेज फरवरी मंथ के लिए, अर्लियर ऑफ डेट ऑफ पेमेंट एंड 61st डे फ्रॉम द इनवॉइस। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा? 2 जनवरी, 61st डे, 4th मार्च आएगा, तो नील इन फरवरी। ठीक है, तो टाइम ऑफ सप्लाई आपका आ जाएगा फॉल्स इन मार्क्स, इसलिए आरसीएम नहीं लगेगा। तो आईटीसी आपके पास नील बटा सन्नाटा होगा, यानी कि जो आउटपुट होएगा वही आपका क्या हो जाएगा? मिनिमम जीएसटी पेबल इन कैश, ईसीएल। तो फाइनल आपको इन सबको टोटल करोगे, आपके पास कितना आ जाएगा? 534,240 जो देना होगा। समझ में आ रही है मेरी बात? कभी कभी ऐसे भी हो जाता है, तो कंफ्यूज मत होना, ये मत सोचना कि गलत हो गया है हमारा। आईटीसी ना हो ऐसे तो हो ही नहीं सकता, ऐसा हो सकता है, तो इसलिए घबराना मत, कुछ भी पॉसिबल है। बस देख के चलना, अपना दिमाग चलाते चलना, सारे प्रोविजन वगैरह लेके चलना, आपको सब आता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, ECO is liable to pay GST in all normal cases. ठीक है, पर omnibus corporate exception क्या होती है? पैसेंजर ट्रांसपोर्ट बाय omnibus is supplied by company, तो कंपनी पे अंडर फॉरवर्ड चार्ज, नॉट ECO। ठीक है, accommodation in house sales वगैरह ECO pays GST only if supplier is unregistered. If hotel is registered under GST, hotel pays under forward charge. ठीक है, हाउसकीपिंग के लिए दे रखा है ईसीओ पे जीएसटी ओनली इफ द सप्लायर इज अनरजिस्टर्ड, सर्विस प्रोवाइडर इज रजिस्टर्ड। तो फिर कौन देता है फॉरवर्ड चार्ज में? रेस्टोरेंट सर्विस इज मैंडेटरी। सॉरी। तो इफ प्रोवाइडेड फ्रॉम स्पेसिफाइड प्रीमाइस, अगर हमें स्पेसिफाइड प्रीमाइस देने, होटल रूम जो है आपका उससे 2500 से ज्यादा का है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? होटल पेज एफसी। ओके, रेस्टोरेंट सर्विसेज वगैरह जो भी होटल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, क्या करना है आपको? देखो, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टोटल वैल्यू सप्लाई ऑन विच द टैक्सेस पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज में पेबल है, उसको हमें टोटल वैल्यू बतानी है जो भी रिवर्स चार्ज की। ठीक है, चलो सबसे पहले Nakshatra Comforts Limited is engaged in providing various services in Delhi. It has obtained registration under regular scheme on 25th April of the current financial year. Of the date on which the turnover exceeds the threshold limit for the registration, company ने provide किया क्या? Rent paid for a residential dwelling. Residential dwelling के लिए उसे rent दिया, और rent from Mr. Dhruv दिल्ली for use of a residence of MD। MD के residence के उसे rent pay किया है Mr. वासुदेव जी of the company 30,000। बताओ किसको दे रहे हैं हम? किसको दे रहे हैं? एक तरीके से हम क्या बोलेंगे? डायरेक्टर को दे रहे हैं? नहीं, हम मानेंगे कि हमने कंपनी को दिया, ये कंपनी के काम के लिए। कौन दे रहा है? मिस्टर ध्रुव, यानी इंडिविजुअल दे रहा है, कंपनी को दे रहा है, और कंपनी क्या है? रजिस्टर्ड है। अब बताओ मुझे, रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज अ रेसिडेंस आर बीइंग रेंटेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा? बताओ। इट इज टैक्सेबल। अब टैक्सेबल तो है फॉरवर्ड चार्ज में या रिवर्स चार्ज में? कौन देगा? इसने इसको पैसे दे दिए, जीएसटी कौन देगा? इंडिविजुअल देगा जीएसटी या कंपनी देगी? ऑब्वियसली कंपनी देगी। तो अगर रिसिपिएंट जब गवर्नमेंट को जीएसटी दे रहा है, दैट मीन्स इट इज आरसीएम। यही आपके आरसीएम में टैक्सेबल है, बिकॉज देखो इसका प्रोविजन देखो,
Renting of residential dwelling to a registered person is taxable under RCM. Since tenant is a registered company, the tax is payable under RCM. Renting of residential dwelling for MD residence from group 30,000. ये नहीं है कि कहीं मान लो कि मिस्टर वासुदेव को मिल रहा है तो वो इंडिविजुअल एंड ऑल, ठीक है, कंपनी ले रही है अपने एमडी के लिए और कंपनी ही पे कर रही है। उसके बाद है रेंट पेड फॉर कमर्शियल कार पार्किंग, कार पार्किंग के लिए बताओ। तो टेकन ऑन रेंट फ्रॉम मिस्टर रोहित यूपीसीए फॉर पार्किंग विजिटर्स व्हीकल, यानी हमने इंडिविजुअल से लिया है, कंपनी ने लिया है, क्या रेंट पे किया है उसने कार पार्किंग। बताओ। रेंटिंग ऑफ कमर्शियल कार पार्किंग, कमर्शियल कार पार्किंग को जो है उसने क्या किया है, रेंट दिया है। रेसिडेंशियल ड्वेलिंग नहीं है ये, कमर्शियल कार पार्किंग है, ये देख के बताओ क्या होगा। ओके एक और चीज देखो, नन ऑफ द अबव सप्लायर्स इज रजिस्टर्ड, ठीक है, सप्लायर कोई भी रजिस्टर्ड नहीं है जिस जो भी सप्लाई कर रहा है। अब यहाँ पे जिसको रेंट दिया है वो इंडिविजुअल है जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, कंपनी को दी है उसने कार पार्किंग। तो टैक्स ऑन सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ एनी कमर्शियल प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन द रेसिडेंशियल ड्वेलिंग बाय एंड रजिस्टर्ड टू अ रजिस्टर्ड क्या हो जाता है, आरसीएम, टैक्सेबल है आरसीएम में, ठीक है। और इसमें एक एग्जम्पशन है आपके पास, मतलब वो एक्सेप्शन है आपके पास, क्या कि वो जो पर्सन है रजिस्टर्ड वो कंपोजिशन लेवी में ना हो, ठीक है, कंपोजिशन लेवी में होते तो फिर उसमें नहीं होती आरसीएम। ओके चलो नेक्स्ट प्रोविजन देखो इसका। रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी कार पार्किंग लॉट फ्रॉम अनरजिस्टर्ड, क्या आएगा, रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन रेजिडेंशियल ड्वेलिंग कमर्शियल प्रॉपर्टी जैसे कि बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन टू रजिस्टर्ड जो टैक्सेबल है वो भी आरसीएम के अंदर। नेक्स्ट देखो थर्ड क्या बोल रहा है, अमाउंट पेड फॉर अवेलिंग सिक्योरिटी सर्विस, सिक्योरिटी सर्विस ली है, सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल फ्रॉम अ कंपनी सेफ सिक्योरिटी सर्विस लिमिटेड पंजाब। ओके एक कंपनी से ही कंपनी ने सिक्योरिटी सर्विस ली है, तो यानी अगर कंपनी ही कंपनी को दे रही है वो भी सिक्योरिटी सर्विस तो क्या होगा, ये यहाँ पर हमें क्या होगा, आरसीएम में नहीं देना, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है, जो सप्लायर है वो अनरजिस्टर्ड है, यानी जो कंपनी है जो सप्लाई कर रही है सर्विस वो ही अनरजिस्टर्ड है, तो यहाँ पर टैक्स ही नहीं दिया जाएगा। देखो समझो बात को, सबसे पहले तो इंडिविजुअल है अगर, ठीक है, इंडिविजुअल अगर कंपनी को सप्लाई कर रहा है सिक्योरिटी सर्विसेज, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा ये आरसीएम, समझ में आ रही है मेरी बात, आरसीएम। लेकिन अगर कंपनी दे रही है कंपनी को ही तो ये लगेगा फॉरवर्ड चार्ज, अगर ये वाली कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड है और ये भी रजिस्टर्ड है तो लगेगा फॉरवर्ड चार्ज। बट अगर जो कंपनी है जो इस कंपनी को दे रही है वो तो रजिस्टर्ड, लेकिन जो दे रही है वो अनरजिस्टर्ड है, देन इट इज नॉट टैक्सेबल। समझ में आई मेरी बात, तो यहाँ पर यही जो लास्ट सिचुएशन है यही हो रही है कि जो कंपनी दे रही है वो टैक्सेबल ही नहीं है। The tax on security service provided by way of supply of security personnel provided by a person other than a body corporate to a registered person is payable under reverse charge. But security services are being provided by a body corporate here. The tax is not payable under reverse charge by Nakshatra Comforts Limited. But since the same security service private limited is unregistered, tax is not payable at all on such transaction. ठीक है देखो, security services RCM on security personnel applies only when provided by a person other than a body corporate। लेकिन सप्लाई यहाँ पे क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, बॉडी कॉर्पोरेट है, तो फॉरवर्ड चार्ज अप्लाई हो जाएगा। बट फॉरवर्ड चार्ज भी अप्लाई क्यों नहीं हो रहा है, मतलब वैसे भी नहीं लाता, और एक तो ये बात कि टैक्स ही नहीं दिया जाएगा क्योंकि वो रजिस्टर्ड ही नहीं है।
Okay, now fourth last, paid to Messrs. Madhu and Company, Kolkata, a partnership firm of advocates for legal consultant service in relation to a legal issue faced by a company. Legal fees दी है, paid to Messrs. Madhu Company. मधु एंड कंपनी को क्या किया है, एक जो पार्टनरशिप फर्म एडवोकेट की, उसको हमने 1 लाख रुपए दिए फॉर लीगल कंसल्टेंट सर्विस इन रिलेशन टू द लीगल इशू फेस्ड बाय द कंपनी. बताओ. बताइए क्या ये टैक्सेबल होगा? 1 लाख का है, और जिसमें जो पार्टनरशिप फर्म है ये आपकी, दिस इज नॉट रजिस्टर्ड. ये दे रही है कंपनी को जो कि रजिस्टर्ड है. लीगल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट टू अ बिजनेस एंटिटी. ठीक है, अनरजिस्टर्ड वाली जो है, ठीक है, अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म गिविंग व्हाट सर्विसेज टू कंपनी, बिजनेस एंटिटी. जीएसटी इज नॉट पेबल. जीएसटी नहीं दिया जाएगा. वैसे तो आरसीएम लगता साफ साफ, लेकिन यही रजिस्टर्ड नहीं है. जब ये रजिस्टर्ड नहीं है तो आरसीएम नहीं लगेगा. Legal services provided to a business entity with turnover up to the threshold limited preceding financial year are exempt. Preceding financial year 15 lakh, threshold is 20 lakh for the services, hence fully exempt from the GST. value of आर्ट्स क्या हो गया मेरी? समझ में आई मेरी बात? क्या है वैसे भी देखो, टर्नओवर जो है फाइनेंशियल ईयर का प्रीसीडिंग वो है 15 लाख, और थ्रेशोल्ड कितना 20 लाख है सर्विस का. इसका कितना 15 लाख है. देखो दे रखा है नक्षत्र कंफर्ट फॉर इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 15 लाख. इसका थ्रेशोल्ड से वो भी नहीं हो रहा है इसलिए. ठीक है, सर्विसेज के लिए तो लीगल सर्विसेज प्रोवाइड बाय बिजनेस एंटिटी विद टर्नओवर अप टू थ्रेशोल्ड लिमिट आर एग्जेम्प्ट. प्रीसीडिंग 15 लाख है, थ्रेशोल्ड सर्विसेज के लिए 20 लाख, तो से एग्जेम्प्ट हो गई है. चलो आगे. जीटीए, जीटीए who has not opted. चलो ये सब तो हम. क्वेश्चन नंबर 8. Miss Kavya Delhi is a passenger traveling from Bengaluru to Hyderabad on board of Skywing Airlines flight. आपको क्या करना है? प्लेस ऑफ सप्लाई बतानी है. चलो ठीक है, ओके. तो मिस जो काव्या है पैसेंजर है, ट्रैवल कर रही है बेंगलुरु से हैदराबाद एयरलाइंस में, मतलब फ्लाइट के अंदर कर रही है. ड्यूरिंग द जर्नी शी ऑप्ट्स टू वॉच अ हॉलीवुड मूवी अवेलेबल एज मूवी ऑन डिमांड एंड इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सर्विस फॉर विच सेपरेट चार्ज जो है कलेक्ट किया गया. आपको बताना है प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा. बेटा ये 1000 बार आ चुका है. फ्लाइट के अंदर कुछ भी ऐसे सामान ले रहे हो जो आपको डिपार्चर करते वक्त आपके पास था, जैसे मूवी थी वो पहले से इंस्टॉल थी, पहले से ही थी आपके फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट पे, फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर पे, तो आप क्या लोगे उसको? जहां से आपने डिपार्चर किया है वहीं से, बेंगलुरु से जहां से आप बैठे हो प्लेन के अंदर, बेंगलुरु को ही माना जाएगा. बेंगलोर को ही माना जाएगा यहाँ पे क्या? प्लेस ऑफ सप्लाई, यानी कि कर्नाटका को. ठीक है, देखो relevant statutory provision under section 12. The place of supply of service on board of conveyance aircraft हो चाहे ट्रेन हो vessel हो कहीं भी मोटर व्हीकल हो shall be location of the first schedule point. जहाँ पे schedule point था, first schedule point था departure का of that conveyance for that journey. Departed from Bengaluru to Hyderabad, first schedule point of departure was Bengaluru. तो इससे क्या हो जाएगा आपका? कर्नाटक. Mr. Bhushan, CFO of Zenith Exports Limited Company, registered under GST in Delhi. दिल्ली में registered है वो company, उसके वो CFO है and a resident of Bhopal, Madhya Pradesh, approaches a branch of Trident Bank Limited located in Pune for obtaining a demand draft of 50,000 for the payment of his son's admission fee. He does not maintain any account with the Trident Bank. क्या होएगा? जो CFO था जिस कंपनी में था वो कंपनी दिल्ली की थी, वैसे वो भोपाल का रेसिडेंट है. वो गया है ट्राइडेंट बैंक में जो कि महाराष्ट्र में है, डिमांड ड्राफ्ट के लिए 50,000 के लिए पेमेंट जो करनी है उसको सन के एडमिशन के लिए. बताओ. और उसका कोई अकाउंट भी नहीं है.
अगर अकाउंट होता तो बैंक में जहां से हमने बैंकिंग सर्विस या फाइनेंशियल सर्विस ली होती है उसके अकाउंट में या उसके जो बुक्स है उसके अंदर जहां पे भी जो भी एड्रेस होता है उसको ले लेते। लेकिन यहाँ पर तो वो उसका कोई अकाउंट ही नहीं है, तो वहां पे यानी उसका एड्रेस नहीं होगा। जब एड्रेस ही नहीं होगा तो हम क्या मान लेते हैं, जहां पर वो बैंक होगा ना, लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ द सर्विस, उसी को मान लेते हैं जहां पे उसने सप्लाई किया, यानी बैंक ने जो सप्लाई किया यानी कि पुणे में, यानी कि जो सप्लाई प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया वो क्या हो गया आपका, महाराष्ट्र हो गया। अंडर सेक्शन 12 प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ बैंकिंग या फाइनेंशियल सर्विसेज जो होती है वो क्या होती है, लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट ऑन द सप्लायर्स रिकॉर्ड, जो सप्लायर का रिकॉर्ड है उसके अंदर जो रिसिपिएंट का एड्रेस है वो। लेकिन अगर रिसिपिएंट का एड्रेस नहीं है रिकॉर्ड के अंदर, द प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ द सर्विसेज से डज नॉट मेंटेन एनी अकाउंट। तो इसलिए एड्रेस इज नॉट अवेलेबल, तो एड्रेस नहीं अवेलेबल तो आप लोकेशन ऑफ द सप्लायर बैंक ब्रांच ले लोगे विच इज महाराष्ट्र। नेक्स्ट, ओरियन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद के गुजरात हैज लीज्ड अ पैकेजिंग मशीन कॉस्टिंग 10 लाख, 10 लाख की लीज पे ली है, ठीक है, टू वर्टेक्स फूड प्राइवेट लिमिटेड इंदौर फॉर यूज ऑफ इट्स मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन मंथली रेंट ऑफ 40,000 आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ 18 months वर्टेक्स रिक्वेस्टेड ओरियन to sell the machine for 6 lakh, which was accepted by the Orion Engineering. Machine continued to remain the premise on Vertex Food Private Limited in Indore throughout and was sold as is where is, जहाँ पे है वहीं पे। मशीन वगैरह की बात आती है ना तो रट लो, यहाँ मतलब समझने की बात है, जहाँ पे मशीन है बेटा वहीं पर होगा। कहाँ की है मशीन, प्रीमाइस रिमेन इन द प्रीमाइस, इंदौर में ही है, इंदौर में ही है, तो इंदौर ही प्लेस ऑफ सप्लाई, दैट इज मध्य प्रदेश, where the supply does not involve movement of goods whether by the supplier or the recipient, place of supply of such goods shall be the location of the goods at a time of delivery of the recipient। लेकिन जब पैकेजिंग मशीन की बात हुई वो तो ऑलरेडी प्रीमाइस में ही है, अगर प्रीमाइस में ही है वैसे ही बिकी है, एज एंड वेयर इज बेसिस पे बिकी है, place of supply will be Indore, Madhya Pradesh, the location of the machine and the delivery of the type, so the time of the delivery to the recipient, ठीक है। देखो अंडर सेक्शन 10(1)(c) where the supply does not involve movement of goods, the place of supply क्या होता है, location of such goods at the time of the delivery of the recipient। machine was located in the Vertex Food Factory in the Indore MP and sold without movement as in whereas basis, तो क्या हो जाएगा, इंदौर मध्य प्रदेश आपका place of supply हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, अगर मूवमेंट इन्वॉल्व है तो लोकेशन ऑफ द गुड्स एट टाइम ऑफ मूवमेंट टर्मिनेट्स फॉर द डिलीवरी। अगर बिल टू शिप टू द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द थर्ड पार्टी बायर ऑन विच डायरेक्शन गुड्स आर सेंट, नो मूवमेंट द लोकेशन ऑफ द गुड्स एट टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ द रिसिपिएंट। इंस्टॉलेशन असेंबली से जहां पर उसको इंस्टॉल किया गया, ऑन बोर्ड कन्वेंस से जहां पे फर्स्ट शेड्यूल किया गया था, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, तो अगर सप्लायर का सॉरी रिसिपिएंट का सप्लाई के रिकॉर्ड में अगर वो है एड्रेस है तो वो ठीक है, नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर। उसके बाद answer the following question assuming the suppliers are registered under GST, ठीक है, जो supplier वो registered है। determine the GST is payable on each of the above cases। ए पार्ट कर रहे हैं ना पहले तो, ओके आपको जीएसटी बताने कितनी पेबल हो, क्या है देखते हैं कि जीएसटी पेबल है या नहीं है। भगवती रोड लाइन से रजिस्टर्ड जीटीए, ठीक है, जीटीए ये दैट इशूज कंसाइनमेंट नोट्स फॉर एवरी कंसाइनमेंट ट्रांसपोर्टेड बाय इट, डिटेल्स ऑफ द कंसाइनमेंट ऑफ द गुड्स ट्रांसपोर्टेड बाय इट फूड कैरेज ड्यूरिंग मंथ ऑफ जनवरी आर एस फॉलो। सबसे पहले देखो उसने क्या किया, जीटीए ने ट्रांसपोर्ट किया है किसको, गुड्स को, मिस्टर राजा राम को, एक अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल है कंज्यूमर फॉर हिज हाउस होल्ड गुड्स टू हिज न्यू रेसिडेंस, ओके। किसको दिया है, इंडिविजुअल को दिया है। अगर जीटीए की सर्विस स्पेसिफाइड पर्सन को नहीं जा रही तो वो क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है, तो वो क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। और क्या इंडिविजुअल स्पेसिफाइड वो है, स्पेसिफाइड रिसिपिएंट है, नहीं है, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि स्पेसिफाइड नहीं है, तो इंडिविजुअल को दे रहे हो तो दैट इज एग्जेम्प्ट। उसके बाद ट्रांसपोर्ट रॉ मटेरियल फॉर पार्टनरशिप फर्म को दे रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म को दे रहे हैं, वो आपका स्पेसिफाइड पर उसमें आता है रिसिपिएंट में, अगर स्पेसिफाइड रिसिपिएंट में आता है दैट मींस इट इज टैक्सेबल। समझ में आ रही मेरी बात, तो वो आपको क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी, वो एग्जेम्प्ट नहीं होगी। उसके बाद जीटीए सर्विस दे रहे हो ग्राम पंचायत ऑफिस का यानी गवर्नमेंट को दे रहे हो, जिसके बाद जीएसटी रजिस्ट्रेशन है फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्टिंग टीडीएस ओनली। अगर खाली टीडीएस लेने के लिए गवर्नमेंट ने ले रखा होता है तो वो क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है फ्रॉम द सर्विसेज, यानी कि ये भी हमारी क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट सर्विस हुई। देखो जीडीए सर्विस एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हैं अदर देन स्पेसिफाइड रिसिपिएंट, अगर वो स्पेसिफाइड रिसिपिएंट है चाहे वो रजिस्टर्ड हो या ना हो दैट विल बी टैक्सेबल, लेकिन अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हो आर एग्जेम्प्ट।
कंक्लूजन जीएसटी इज नॉट पेबल। सेकेंड वाले में देखो क्या था, पार्टनरशिप फर्म को दिया था, पार्टनरशिप फर्म स्पेसिफाइड रिसिपिएंट है तो सर्विस प्रोवाइड बाय अ जीटीए टू स्पेसिफाइड रिसिपिएंट आर टैक्सेबल अंडर आरसीएम, जीएसटी पेबल हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, जीटीए सर्विसेज लोकल अथॉरिटी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को दे रहे हैं, रजिस्टर्ड है खाली टीडीएस के लिए, तो वो भी क्या है एग्जाम्प्ट है, तो वो भी नॉट पेबल। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2B, सॉरी 9B, क्या बोल रहा है, जर्नल सिंह who owns one tempo which he drives himself, जो अपने आप वो खुद चलाता है, ठीक है, transported cement bags for a private builder but did not issue any consignment। उसने वो क्या किया, जो ड्राइव उसने खुद किया था, जो सीमेंट बैग थे प्राइवेट बिल्डर के लिए ट्रांसपोर्ट किया, प्राइवेट बिल्डर के लिए फॉर अ प्राइवेट बिल्डर बट डिड नॉट इशू एनी कंसाइनमेंट नोट, लेकिन उसने कभी कंसाइनमेंट नोट नहीं इशू किया, और 18,000 जो थी ट्रिप का चार्ज था। ओके, शायद ये आपको थोड़ा न्यू लगे या फिर आपको पता हो तो बहुत अच्छी बात है कि क्या है। देखो, सर्विसेज अगर वो जीटीए दे रहा है, क्या ये जीटीए है, पहले कहीं पे भी लिखा है कि जीटीए नहीं, इसके पास खाली एक टेम्पो है जो उसने खुद चला के सीमेंट बैग्स दे, ठीक है, एक तरीके से मान लो आपके पास कार थी, आपके फ्रेंड ने आपको बोला है कि मुझे ये सामान चाहिए या इसको पहुंचा दे, तो आपके वो सामान जो आप डिलीवरी का काम करो, खाली अब जीटीए हो क्या, नहीं, अगर जीटीए होते तो ये टैक्सेबल होता, लेकिन अगर जीटीए नहीं हो आप और आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स करो बाय रोड, रोड के थ्रू, तो आप क्या हो, एग्जेम्प्ट हो, तो क्या हुआ आप एग्जेम्प्ट हो। इंडिविजुअल ट्रक हो, टेम्पो ऑपरेटर्स हो, वो आपका जीटीए में नहीं आता, जीटीए में नहीं आता, यानी आपको कोई भी जरूरत नहीं है कंसाइनमेंट नोट को इशू करने की, ठीक है, बिकॉज जीएसटी इज एग्जेम्प्ट ऑन सर्विस और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स प्रोवाइडेड बाय अदर देन जीटीए, तो इसलिए यहाँ पर ये भी अदर देन जीटीए, तो ये भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं अगर उसने कंसाइनमेंट इशू नहीं किया तो, चाहे कितना इरेस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस। देखो, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड आर एग्जेम्प्ट एक्सेप्ट व्हेन प्रोवाइडेड बाय जीटीए, या फिर कुरियर एजेंसी वगैरह हो, हाँ कुरियर एजेंसी हो तो यहाँ पर वो ना ही वो है जीटीए, ना ही कुरियर एजेंसी है, तो इसलिए उसको कोई भी जरूरत नहीं है कंसाइनमेंट नोट को इशू करने की, इज नॉट अ जीटीए, द सर्विस इज फुली एग्जेम्प्ट ऑफ जीएसटी। उसके बाद रागनी क्लासिकल कथक डांसर इज परफॉर्म द फॉलोइंग इवेंट्स इन द ईयर, ईच परफॉर्मेंस बीइंग सेपरेट इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, सोलो क्लासिकल कथक परफॉर्मेंस एट अ कल्चरल सभा 148 के लिए, जल्दी से बताओ मुझे, सर्विसेज जो आर्टिस्ट देती है फ्लोक के क्लासिकल, जैसे म्यूजिक हो गया, डांस हो गया, कोई भी थिएटर वगैरह हो गया, अगर वो 1.5 लाख तक है तो एग्जेम्प्ट है, अगर 1.5 लाख से ज्यादा है तो टैक्सेबल होता है, ये 148 का है, बताओ मुझे, एग्जेम्प्ट है क्योंकि वो एक्सीड नहीं कर रहा 150,000 से, ठीक है। अच्छा, और एक और एग्जामेशन क्या होती है कि अगर वो ब्रांड एम्बेसडर है और फिर वो क्लासिकल कुछ करके दिखा रहा है तो आपको नहीं एग्जाम, तो फिर आप टैक्सेबल हो, ठीक है, समझ में आई इतनी बात। और अगर आप पेंटिंग के थ्रू, चाहे आप वर्ली पेंटिंग वगैरह करें, कोई भी क्लासिकल जैसे पुराने वाली मधुबनी पेंटिंग वगैरह कर रहे हो, अगर आप आर्ट फॉर्म में स्कल्पचर मेकिंग वगैरह कर रहे हो, वो टैक्सेबल होता है, उसमें कुछ नहीं होता, चाहे आप मॉडर्न आर्ट करो या फिर आप क्लासिकल आर्ट करो, या जो भी बोलते हैं कि एंशियंट आर्ट वगैरह करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप पेंटिंग कर रहे हो, स्कल्पचर कर रहे हो, ड्राइंग वगैरह कर रहे हो, तो वो आपका नहीं माना जाता, खाली डांसिंग और म्यूजिक और थिएटर माना जाता है, ओके, तो आपका ये 148 वाला तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद बात हो रही है क्लासिकल कथक परफॉर्मेंस कोरियोग्राफ बेसिकली टू प्रमोट अ ज्वेलरी, ज्वेलरी ब्रांड के लिए है, ब्रांड एम्बेसडर के लिए तो आपका एग्जाम नहीं होगा, यानी कि टैक्सेबल होगा। उसके बाद है टू क्लासिकल कथक परफॉर्मेंस हो रही है, टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजर्स ऑन द सेम डे ऑन ओकेजन ऑफ दुर्गा पूजा, 90,000 की फर्स्ट ऑर्गेनाइजर और 85,000 की सेकंड ऑर्गेनाइजर, मेरे को बता दो जरा, 90 plus 85 obviously more than 180 your 150,000, दो कॉन्ट्रैक्ट्स है, ठीक है, लेकिन टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजर्स है, सेम डे पे हो रहा है, बताओ, ये तो होना चाहिए ना टैक्सेबल, क्योंकि 150,000 से ज्यादा है, बट टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजर्स है, एक ही दिन हो रहा है लेकिन अलग अलग टाइम पे हो रहा है, तो दैट मीन्स इट इज एग्जाम, fine. Ragini was also engaged in making traditional Madhubani painting from Dhriti artworks for which she received a consideration of 140। अब यहाँ पे क्या आएगा बताओ मेरे को, बताओ मुझे क्या आएगा, मधुबनी पेंटिंग बना रही है वो, ये वाला हमारा टैक्सेबल हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज, सेपरेटली ऑर्गेनाइजर ऑफ द इवेंट चार्ज द ऑडियंस एंड एडमिशन फी ऑफ 450 पर पर्सन टू अटेंड द रागी परफॉर्मेंस, इसका क्या करें, इसका कुछ है क्या, इसका कुछ नहीं,
ठीक है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। इधर इस केस में फॉर 150 एंड ऑल, अभी फिलहाल के लिए देखो, service by an artist in the folk or classical art form or music, dance, theater are exempt. कंसिडरेशन 150 है, उससे कम होनी चाहिए, ब्रांड एम्बेसडर ना हो आप, और यहाँ पे स्टिल आर्ट ना करो जैसे कि पेंटिंग स्कल्पचर। सोलो क्लासिकल कथक एंड कल्चरल सभा फी 148 है, एग्जाम्पल हो जाएगी आपकी क्योंकि 150 से कम है। कथक एंड ज्वेलरी ये आपको ब्रांड प्रमोशन के लिए था, ब्रांड एम्बेसडर ये आपकी फी टैक्सेबल होगी पूरी, टैक्सेबल जीएसटी पेबल। टू परफॉर्मेंस ऑन दुर्गा पूजा सेपरेट हो रही है, इंडिपेंडेंट हो रही है, 150 से कम है, बहुत एग्जाम्पल हो जाएगी आपकी। मधुबनी पेंटिंग है, स्टिल आर्ट फॉर्म है आपकी, ओनली परफॉर्मिंग आर्ट, स्टिल आर्ट्स इज टैक्सेबल। अच्छा, और अब बात करते हैं 450 वाले की। क्या बोला उसने, ऑडियंस से 450 रुपीज चार्ज किया एडमिशन फीस, क्या करे? एडमिशन लेते वक्त कोई भी, चाहे डांस परफॉर्मेंस हो, थिएटर और म्यूजिक हो, अगर वो 500 से ज्यादा का होता है तो ही टैक्सेबल होता है। क्या ये 500 से ज्यादा है तो ये टैक्सेबल होगा? नहीं होगा, एग्जाम। ठीक है, एडमिशन। चलो, लास्ट क्वेश्चन, हु इज लायबल टू कलेक्ट टीसीएस under section 52 of the CGST Act? Briefly explain the provision relating to the registration, filing of return and deposit of TCS to government, citing relevant provisions of the CGST law. बताओ 52 है किस चीज का? ईसीओ का है। ठीक है, वो बोल रहा है कौन लाइबल होता है टीसीएस के लिए, टैक्स सोर्स को कलेक्ट करने के लिए अंडर सेक्शन 52 सीजीएसटी एक्ट। ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोविजन रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन, क्या रजिस्ट्रेशन का आपका प्रोसेस है, क्या रिटर्न का है, डिपॉजिट का है, गवर्नमेंट को कैसे देते हैं, कब देते हैं, क्या देते हैं। ठीक है, पहले मुझे बताओ ईसीओ सारे देते हैं क्या? अगर ईसीओ एजेंट है तो क्या वो टीसीएस देगा? नहीं देगा। तो ईसीओ विदाउट एजेंट, नॉट बीइंग एन एजेंट, इज लायबल टू कलेक्ट टीसीएस। ठीक है, ओके। अब रजिस्ट्रेशन की बात करो पहले मेरे से। रजिस्ट्रेशन देनी होती है, हाँ देनी होती है। कहाँ पे देनी होती है? कॉमन पोर्टल पे, जो जीएसटी का कॉमन पोर्टल है उस पे आप क्या दोगे? रजिस्ट्रेशन दोगे। ठीक है, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। एप्लीकेशन आप दोगे, कब दोगे एप्लीकेशन? रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन आप कब सबमिट करोगे? जब भी आपको, आप टीसीएस के लायबल होगे। ठीक है, तो ईसीओ इज रिक्वायर्ड टू सबमिट अ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, जब उसको प्रिस्क्राइब्ड होगा कॉमन पोर्टल पे आप कर दोगे। और जो आपका प्रॉपर ऑफिसर है वो 3 वर्किंग डेज में क्या करेगा? रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देगा। फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन 3 दिन के अंदर वो दे देगा, अगर उसको ये लगे। ठीक है, उसको ये लगे कि भाई वो सेटिस्फाई हो गया किसी चीज से, अब क्या बोलते हैं, उसको सब कुछ ठीक लग रहा है, तो वो 3 वर्किंग डेज में आपको रजिस्ट्रेशन दे देगा। और प्रॉपर ऑफिसर को अगर लगे, क्या लगे कि अब आपको कोई जरूरत नहीं है टीसीएस कलेक्ट करने की, या नो लॉन्गर लायबल टू कलेक्ट द टीसीएस, तो वो आपको कैंसिल भी कर सकता है रजिस्ट्रेशन को। ठीक है, वो कैंसिल भी कर सकता है। अब बात करते हैं हम किसकी? फाइलिंग ऑफ रिटर्न की। रिटर्न कब भरनी होगी? उसको मंथली रिटर्न भरनी होगी, मंथली स्टेटमेंट करनी होगी। ओके, और कब तक भरनी है? 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक उसको क्या करना पड़ेगा? आपका मंथली स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी आउटवर्ड सप्लाईज की। और वही आउटवर्ड सप्लाईज अगर आपके पास रिटर्न हो गए तो उसकी भी आपके पास होना चाहिए कि कितने कितने रिटर्न हो गए हैं, और टीसीएस आपने उससे कितना कलेक्ट किया वो भी। इन सब चीजों की करोगे। उसके बाद है डिपॉजिट कब तक करोगे? डिपॉजिट आपको कब तक करना है? डिपॉजिट आपको करना है 10th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द मंथ। वही 10th तक आपको नेक्स्ट मंथ, जो भी जिस मंथ भी चल रहा है, मान लो जनवरी चल रहा है तो फरवरी 10th तक आपको जो है मंथली रिपोर्ट भी देनी है, और साथ साथ टीसीएस भी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दे देना है डिपॉजिट पर। और एनुअल स्टेटमेंट भी जाएगी। एनुअल स्टेटमेंट 31 दिसंबर तक या उससे पहले आप जो है फाइल कर देनी चाहिए। फाइल एनुअल स्टेटमेंट फाइनेंशियल ईयर एंड में। हमारा 24-25 की बना रहे हो तो यानी कि दिसंबर 25 तक, 31 दिसंबर 25 तक आपकी फाइनल स्टेटमेंट जो है, जो एनुअल स्टेटमेंट है सॉरी, वो फाइल हो जानी चाहिए। ठीक है, देखो every electronic commerce operator ECO not being an agent is mandatory liable to collect the TCS. Trigger क्या है? TCS collected on the net value of taxable supplies made through it by the other suppliers with the consideration जो है वो collected by the ECO। net value क्या हो जाएगा? taxable output supplies minus taxable supply return। तो आपको पास ये भी पता होना चाहिए कितना रिटर्न हुआ।
ठीक है, इंक्लूड करके। उसके बाद क्या, रजिस्ट्रेशन प्रोवाइडेड फॉर द ईसीओ, क्या है, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन दिस, एवरी ईसीओ इज लायबल टू कलेक्ट ईसीएस, मस्ट ऑब्टेन, उसको क्या करनी पड़ेगी, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा रिस्पेक्टिव द टर्नओवर थ्रेशोल्ड। प्रॉपर ऑफिसर ग्रांट करेगा 3 वर्किंग डेज में एप्लीकेबल डेट पे। इफ द प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाई हुआ तो ईसीओ की, ईसीओ का आप जो है नो लॉन्गर लायबल टू कलेक्ट द टीसीएस, तो वो रजिस्ट्रेशन को कैंसिल भी कर सकता है। डिपॉजिट की डेडलाइन क्या है, TCS collected must be deposited to the credit of the government within 10 days after the end of the month. That is on or before the 10th of the succeeding month. Monthly statement क्या होएगी आपकी, monthly furnished electronically 10th of the succeeding month. Annual क्या है, 31 दिसंबर या उससे पहले, credit to supplier का TCS deposited is credit to the ECL of the supplier, electronic cash ledger में चला जाता है जो भी उसने कलेक्ट किया है उसको। ठीक है, who deducts, threshold, effective rate कितना है, monthly statement, annual return, credit। ये आपकी लास्ट मंथ सॉरी लास्ट मिनट रिवीजन है। इफ यू वांट टू रीड यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। दैट्स इट, ऑल द बेस्ट।